Now with our second lecture. So as you can see, लास्ट लेक्चर जो था जिसमें हम लोग स्वॉट एनालिसिस की बात कर रहे थे, उसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो दिस इज द स्वॉट एनालिसिस विच वी आर डन विद. ये वाला हो गया हम लोग का. नाउ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल सा पॉइंट है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, मैं कितना कॉस्ट या मनी इन्वेस्ट कर रहा हूँ. कॉस्ट द मनी एन ऑर्गेनाइजेशन पेज टू इम्प्रूव द सर्विस मैनेजमेंट, और उसके सामने मेरा रिटर्न या बेनिफिट कितना है. These returns are often hard to define. In order to able to compute this item, it is important to know the following. What is the cost of downtime? फर्स्ट ये होगा, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप अगर एक दिन हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के लिए डाउन गया है, सो देर आर सो मेनी पीपल हु आर यूजिंग द व्हाट्सएप फॉर द बिजनेस कम्युनिकेशन इज वेल, फॉर एग्जाम्पल. सो उनको कितना प्रॉब्लम हुआ. सो अगर ऐसा डाउन टाइम आपका अगर 4-5 बार अगर आएगा, तो पीपल विल नॉट यूज फेस व्हाट्सएप. इंस्टेड दे विल जस्ट स्विच टू सम अनदर एप्लीकेशन. सो अगर एक डाउन टाइम आया, अब लेट्स सपोज कि हम लोगों ने फेसबुक की बात कर रहे हैं. नाउ फेसबुक पे कोई एक कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट रखा हुआ है फॉर 2 days या फॉर 5 days, and for this 5 days या for this 2 days they have paid like 10,000. ठीक है. सो 2 दिन का उन्होंने 10,000 पे किया हुआ है. नाउ ये जो 2 दिन का उन्होंने 10,000 पे किया है, उसके अगेंस्ट ये 2 दिन उनके सारे जो एडवर्टाइजमेंट्स है वो आएंगे, और उसके बाद के 2 दिन के लिए हम लोग और कोई किसी को ला रहे हैं, है ना, और कोई हम लोगों के जो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए पर्सन रहेंगे वो आएंगे. सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर फर्स्ट 2 days उसमें से एक दिन के लिए आर सर्वर वॉज डाउन. तो अब क्या हो गया, दिस विल कॉस्ट यू सो मच, बिकॉज आपको 2 दिन के 10,000 अगर मैंने दिए थे टू एडवर्टाइज माई प्रोडक्ट ओवर फेसबुक, जिसमें से एक दिन का 5,000 था, दूसरे दिन के 5,000 थे. सो नाउ इट कॉस्ट मी दिस 5,000, एंड ऐसे जितने भी और एडवर्टाइजर्स रहेंगे. सो सपोज आई नीड टू रिटर्न दिस मनी बैक टू देम, और या तो जो मेरा अप टाइम है उसमें मुझे 2 दिन कैलकुलेट करके उनके जो प्रोडक्ट्स है उनको एडवर्टाइज करना है. लेकिन अगर मैं ये XYZ प्रोडक्ट को अगर एडवर्टाइज करूंगा फॉर 1 more day, तो इसका मेरा कमिटमेंट वायलेट होगा. गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो डाउन टाइम माइट कॉस्ट यू मोर. सो वो आपको देखना है कि एक अगर डाउन टाइम आता है तो वो कितना आपको प्रॉब्लम कर सकता है. तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग रीवर्क. अगर फेलियर्स आता है तो कितना चेंजेस होंगे, कितना आप रिडंडेंट वर्क कर रहे हैं, मतलब डुप्लीकेट वर्क कर रहे हैं, जो एक ही बार में एक ही मॉड्यूल में हम लोग ऐड कर सकते थे, उसके सेम कॉपीज अपने मल्टीपल टाइम्स बनाए, तो उसका कितना प्रॉब्लम हुआ है. ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे. ठीक है, जस्ट 1 minute. So that is one thing. Then what is the cost of non-value added projects? What is the cost of late delivery? क्या होगा अगर कहीं पे कोई अगर इंसिडेंट या प्रॉब्लम्स अगर आता है, तो वो टाइम पे आपका कॉस्ट जो है वो कितना पड़ेगा. एज यू कैन सी, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एस्केलेटिंग इंसिडेंट to second and third level support group, and instead of resolving the incidents at the level. Okay. कितनी रात है एक कलाक so that is what we can say. We have this cost. So इसके बेस के ऊपर हम लोग बिजनेस केस डिफाइन कर सकते हैं. लाइक हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो कौन से टाइप का है, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स कौन से टाइप के हैं, जो क्लाइंट है उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है. अब कंपटीशन बढ़ेगा वैसे क्लाइंट जो है वो बेटर सर्विस, जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, दे ट्राई टू प्रोवाइड बेटर सर्विस.
सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे प्रोसेस रीडिजाइन की जरूरत पड़ेगी, बराबर है। जो आपके ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज थे इसको हम लोग और सिंपल बनाने का ट्राई करेंगे, जिसमें आपका और कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो है वो इन्वेस्ट हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस क्या होंगे, उसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, है ना कहीं अगर आपने सोचा था कि आपका प्राइसिंग जो है वो 10,000 होगा, बट एक्चुअली अब जब आपने चालू किया तो 15,000 हो गया, मतलब कुछ चेंजेस जो आप अप्लाई करने वाले थे वो आपने अंडर एस्टिमेट कर दिए, अभी आपके बजट के बाहर जा रहा है। So that might impact. Then a change process usually requires change competencies and tools, adding further an expense here. बराबर है। तो ये एक्सपेंस जो है ना, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कितना एक्सपेंस बेयर कर सकते हैं, आपका कंपनी कितना एक्सपेंस बेयर कर सकता है, और उसके ऊपर आपको रिटर्न उतना मिल रहा है क्या। नाउ एग्जाम्पल क्या है आपके, टाइम रिक्वायर्ड इन मार्केट, कस्टमर रिटेंशन कितना होगा जब आप अगर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। सो इसके लिए याद रखो हम लोग क्या करते हैं, टोटल हम लोगों का जो बजट होता है वो बजट का 1 to 5% जैसा हम लोगों ने एसपीएम में पढ़ा था वो ही इन्वेस्ट करते हैं, सो दैट बाय अप्लाइंग और इम्प्लीमेंटिंग फर्स्ट टाइप ऑफ चेंजेस, अगर आप वो चेंजेस प्रॉपर अप्लाई नहीं कर पाए, आपका ज्यादा बेनिफिट नहीं हुआ, स्टिल वी हैव मच चांसेस, स्टिल वी हैव मेनी चांसेस जिससे हम लोग मार्केट में अपना रेपुटेशन और बढ़ा सके। फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम कि हम लोगों के पास यहाँ पे फेसबुक है, दे नीड टू अपडेट एनी न्यू फंक्शन ऑन देयर एप्लीकेशन। अब उनका जो बजट है उसमें से दे विल इन्वेस्ट 1 to 5%। इफ दे आर नॉट मच कॉन्फिडेंट तो 1 to 2% इतना ही इन्वेस्ट करेंगे, एंड इफ दे आर वेरी कॉन्फिडेंट तो 4 to 5% जितना इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, लाइक आई हैव अ कैपिटल ऑफ 1 crore, सो 1 crore में से 1 lakh to 2 lakh, इफ आई एम नॉट मच कॉन्फिडेंट तो इतना ही इन्वेस्ट करके चेक करूंगा, एंड इफ आई एम हाईली कॉन्फिडेंट तो 4 lakh to 5 lakh इतना इन्वेस्ट करूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि कोई एक फंक्शन जो मैंने बनाया वो कितना कस्टमर रिटेंशन ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही टिकटॉक बैंड होता है, फेसबुक इमीडिएटली इन्वेस्टेड 5% ऑफ देयर टोटल कैपिटल और वो रील्स जैसा फीचर लेके आए। क्या हो गया, कस्टमर रिटेंशन बढ़ गया। पहले जो कस्टमर या आपके यूजर्स जो टिकटॉक पे टाइम पास कर रहे थे, नाउ ये यूजर्स में से एटलीस्ट अगर 40% भी आपके प्लेटफॉर्म पे रिटेन हो रहे हैं तो आपका जो एवरेज यूजर टाइम है, एवरेज यूजर लाइफ टाइम जो है वो बढ़ गया। सो उससे क्या होगा, इतने आपके यूजर्स बढ़ गए तो ज्यादा लोग आपके पास एडवर्टाइज करने आएंगे अपने प्रोडक्ट का, और जितने ज्यादा आएंगे उतना आपका रिवेन्यू बढ़ गया। सो दोज आर द बेनिफिट। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, मार्केट शेयर आपका कितना बढ़ रहा है। सो आप देखो, फेसबुक इज द बेस्ट एग्जाम्पल। एक टाइम पे गूगल वॉज टू ह्यूज इन फ्रंट ऑफ फेसबुक, बट नाउ फेसबुक इज एग्जैक्टली इन कॉम्पिटिशन विद गूगल। इतना बड़ा उन्होंने अपना मार्केट शेयर बढ़ा लिया बाय प्रोवाइडिंग और बाय अडेप्टिंग थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इन दिस। नाउ एज यू कैन सी आईटी कंट्रीब्यूटिंग क्या है, गेनिंग। यहाँ पे अजाइल का मतलब क्या होता है, डायनेमिक फीचर्स। ठीक है, मैनेजिंग नॉलेज, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट प्रोजेक्ट के नॉलेज, और उसको हम लोग फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन में यूज करेंगे। एनहांसिंग नॉलेज बाय प्रोवाइडिंग अ ट्रेनिंग, जहाँ पे कहीं पे कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहेंगे। few ways like sometimes we outsource some of our things to the special third party softwares यूज करेंगे, जिससे आपका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाए, और कॉस्ट रिड्यूस होगा उसके साथ में रिस्क भी कम हो जाएगा, बिकॉज वी आर हायरिंग और वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट फॉर सम स्पेशलाइज वर्क। ठीक है, नेक्स्ट इज सर्विस रिपोर्टिंग। सिंपल है, रिपोर्टिंग का मतलब क्या होगा,
रिपोर्ट मतलब इट शुड प्रोड्यूस मीट आइडेंटिफाइंग नीड्स एंड कस्टमर रिक्वायरमेंट क्या था, उसके पॉलिसीज क्या था, डिजाइन क्या बना है, उसके बेस के ऊपर रिपोर्टिंग चलेगा। तो रिपोर्टिंग के आपके पॉलिसीज एंड रूल्स रहेंगे, ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट जो बनेगा, टारगेट ऑडियंस क्या है, बिजनेस यूज क्या है, आपने सर्विस क्या डिलीवर किया है, अग्रीमेंट ऑन व्हाट टू मेजर एंड व्हाट टू रिपोर्ट, अग्रीमेंट डेफिनेशन, ऑल टर्म्स एंड बाउंड्रीज, कैलकुलेशंस जो आपके हुए, रिपोर्टिंग शेड्यूल, मतलब जब जब कभी हम लोग एक एक यूनिट कंप्लीट करते जाएंगे उसके बेस के ऊपर हम लोगों का रिपोर्ट बनते जाएगा, पूरे प्रोजेक्ट का एक साथ नहीं बनेगा। सो हम लोगों का रिपोर्टिंग शेड्यूल जो है वो क्या रहेगा, इट माइट बी वीकली बेसिस और मंथली बेसिस। सो ये पूरा वीक हम लोगों ने क्या काम किया उसका एक रिपोर्ट बनेगा। तो वैसे 4 रिपोर्ट बनेंगे, 4 रिपोर्ट को कंबाइन करके हम लोग मंथली रिपोर्ट बनाएंगे, जिसको हम लोग फिर अपना जो टाइम टेबल या शेड्यूल था उससे मैच करके वेरीफाई करेंगे कि ओके वेदर वी आर गोइंग ऑन टाइम और नॉट, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो कौन से जोन में है। लाइक वी हैव ग्रीन, रिमेंबर, एम्बर, एंड उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा था, रेड। सो ग्रीन मीन्स एवरीथिंग ऑन टाइम, बराबर है। एम्बर का मतलब क्या होता है, वी आर अ लिटिल बिहाइंड आर टाइम, ठीक है। एंड रेड मीन्स नाउ कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन अ टाइम, कंप्लीटिंग प्रोजेक्ट विद इन टाइम इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये हम लोगों का प्रॉब्लम है। सो अब ग्रीन जो है ये तो ठीक है। एम्बर का मतलब क्या है कि हम लोग हमेशा बफर टाइम रखते हैं। इफ यू रिमेंबर हम लोग एसपीएम में भी पढ़ते हैं बफर टाइम। बफर टाइम का मतलब होता है कि अगर मेरा कोई प्रोजेक्ट अगर 6 मंथ्स चलने वाला है तो उसके साथ में आई विल कीप 1 और 1.5 मंथ टाइम, दिस इज माई बफर टाइम। सो अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरा प्रोजेक्ट अगर एम्बर जोन में है मतलब ये मेरा जो 6 मंथ्स का टाइम है, ओके दिस इज माई 6 मंथ्स एक्चुअल टाइम, 6 मंथ्स टाइम एंड दिस इज बफर टाइम। ये दोनों कंबाइन करके और आई कैन से कि बाई यूटिलाइजिंग 50% ऑफ बफर टाइम एंड ये 6 मंथ्स, 6 मंथ्स एंड 50% ऑफ दिस 45 डेज है, तो इसमें से अप्रोक्सीमेट 30 डेज या 25 डेज जितना यूज करता हूं, ठीक है। सो 6 मंथ्स प्लस 25 डेज फ्रॉम टोटल बफर टाइम, और यहां पे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। दैट मीन्स कंप्लीशन ऑफ अ प्रोजेक्ट इज पॉसिबल विद इन द टाइम, क्योंकि मैंने जो टाइम दिया है वो किस कौन से बेसिस पे दिया है, 6 मंथ्स प्लस 1.5 मंथ मतलब 7.5 मंथ्स, ये मैंने टाइम दिया हुआ है, ठीक है। सो उसके बेस के ऊपर एवरीथिंग कैन बी डन ऑन टाइम। ओके जस्ट 1 मिनट। ओके सॉरी, सो विल कंटिन्यू अगेन। सो एज यू कैन सी हम लोग के पास यहाँ पे वही सेम पॉइंट्स है कि हम लोगों का मीटिंग शेड्यूल क्या होगा, डिस्कस रिपोर्ट्स वही है,
एंड उसके साथ में अग्रीड टाइम क्या थे, बाउंड्रीज क्या थे, वो आएगा। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन क्या है, रिपोर्टिंग शेड्यूल क्या है आपका। जैसे मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग शेड्यूल माइट बी वीकली बेसिस और दिस माइट बी मंथली बेसिस हो सकता है ना। देन एक्सेस टू रिपोर्ट्स एंड मीडियम टू बी यूज्ड। मीटिंग शेड्यूल क्या रहेगा, रिव्यूज कुछ रहेंगे क्या जो आपने रिपोर्ट्स बनाया उस पे। रिव्यूज का मतलब है कि हाउ यू हैव डन समथिंग, कितना प्रॉपर है कितना प्रॉपर नहीं है, वो आएगा। देन राइट कंटेंट फॉर द राइट ऑडियंस। इफ यू नोटिस यहाँ पे क्या बोला है, वंस द फ्रेमवर्क पॉलिसीज एंड रूल्स आर इन अ प्लेस, टारगेटिंग सुटेबिलिटी स्टाइल एंड रिपोर्ट। तो मतलब आपको टारगेट ऑडियंस ढूंढने आना चाहिए। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ वी हैव रील्स और समथिंग ऑफ दैट फीचर, तो अब वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि जो जॉब पे जा रहे हैं ना, दोज पीपल विल बी मोर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग्स, है ना। मतलब आप देखो कि हम लोग के जो पेरेंट्स है, सो वो बैठ के कहीं पे रील्स नहीं बनाने वाला है। तो आपके जो टारगेट ऑडियंस रहेंगे मेन, वो कौन होता है, दे आर द टीनेजर्स, या कोई कोई आपको मिलेंगे जो बड़े एज ग्रुप में रहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ जो आपको मिलेंगे वो कौन कौन रहता है, स्कूल या कॉलेज स्टूडेंट्स, या जो अभी अपॉइंट हुए। मतलब टारगेट ऑडियंस आपका क्या है, मेनली टारगेट ऑडियंस इज फ्रॉम द एज ग्रुप लाइक अप टू 40 ईयर्स, ठीक है, छोटे बच्चे से लेके। तो विच कंटेंट वी सपोज टू फॉलो और डिस्प्ले फॉर आवर ऑडियंस। सो वी शुड हैव, जैसे आप देखो कि यूट्यूब पे वी हैव अ चाइल्ड मोड, तो जैसे ही मैं चाइल्ड मोड एक्टिवेट करूंगा, बहुत लिमिटेड कंटेंट या वीडियोस जो चाइल्ड के लिए सूटेबल है वो ही विजिबल होंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज हम लोग के पास अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट है। सो एज यू कैन सी यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, डिफरेंट अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट टेक्निक्स है, लाइक CSI process makes extensive use of methods and practices which found in many ITIL. As you can see throughout the life cycle, far from being redundant, the use of output is in the form of laws, metrics, statistics, etc etc. So as you can see here we have CSI का आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं। CSI आपके जो है वो आपके क्या क्या चीजों पे मेनली डिपेंड करता है। सो ये एनालिसिस में हम लोग क्या देखेंगे, फेलियर्स कितने आ रहे हैं, वो फेलियर्स का इम्पैक्ट कितना है, फॉल्ट क्या आ रहा है, और वो फॉल्ट मेनली कहाँ कहाँ से आ रहा है ना, और कौन से टाइप के फॉल्ट मेन आ रहा है। सर्विस फेलियर एनालिसिस क्या है, एंड टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस हम लोगों ने क्या समझे। तो जो हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन समझे उसके बेस के ऊपर हम लोग ये चीजों को और बेटर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स सपोज वी हैव कंपोनेंट फेलियर इम्पैक्ट एनालिसिस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कंपोनेंट फेलियर इम्पैक्ट, आइडेंटिफाई सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। आईटी सर्विसेज पे वो फेलियर के रिस्क क्या हो सकते हैं, प्रॉब्लम क्या हो सकते हैं, बराबर है। उसका कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म है क्या, जब कभी अगर फेलियर आए तो हम लोग अपने ऑडियंस या उनके वर्क को कौन से ऑल्टरनेटिव चैनल पे स्विच कर सकते हैं, सो दैट जब तक हम लोग ये फेलियर को टैकल करें, हैंडल करें या रिजॉल्व करें, तब तक उनका काम ना अटके, है ना। सो इट शुड ऑल्सो बी यूज टू असेस द एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑफ द रिकवरी प्रोसेस, कितना टाइम लगेगा। The same approach can be used for single IT service by mapping the component CI against the vital business function, है ना, वो देखेंगे। Fault tree analysis, अब इसमें क्या बोला है, is used to determine the chain of events, जो अलग अलग टाइप के डिसरप्शन जो है वो जनरेट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ओके पहले हम लोगों का जो रील्स हम लोगों ने ऐड किए उसी में प्रॉब्लम आया, वापस उसी में आया, वापस उसी में कोई टाइप का आया, या उससे जो लिंक्ड चीज है उस पे आ रहा है। सो हम लोगों को ये चेन समझ में आएगा कि ओके एग्जैक्टली कौन से मॉड्यूल या कौन से पार्ट में या कौन से यूनिट्स को हम लोग जब कंबाइन कर रहे हैं वो टाइम पे हम लोगों को कोई फेलियर्स मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज अ सर्विस फेलियर एनालिसिस। क्या बोला है, द टेक्निक डिजाइन टू प्रोवाइड अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू आइडेंटिफाई एंड टू एंड अवेलेबिलिटी इंप्रूवमेंट। लाइक सर्विस फेलियर एनालिसिस, कि कौन से सर्विस फेल हो रहे हैं तो आपका कितना इंपैक्ट आ रहा है, वही है। देखो बेसिक इवेंट्स कौन से रहेंगे, तो चार टाइप में आपके सर्विस फेलियर जो हम लोगों के एनालिसिस है वो आएगा। फर्स्ट बेसिक, रिजल्टिंग, कंडीशनल एंड ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड मतलब कोई एक एक्टिविटी आपने कॉल किया तभी कोई फेलियर आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेसिक मतलब आपने कुछ रॉन्ग डेटा प्रोवाइड किया उसकी वजह से कोई फेलियर आया।
और ये जो प्रोवाइड आपने किया उसकी वजह से सपोज आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया है ना, या फिर लेट्स सपोज कि आपका मोबाइल ऐप ही सिर्फ ब्लॉक हुआ है बिकॉज ऑफ एनी XYZ रीजन, वेबसाइट इज वर्किंग स्टिल, या फिर आपके सर्टेन फंक्शंस जो है वो ब्लॉक हो गए, लाइक वी हैव ऑनलाइन बैंकिंग ऐप, तो अब मैंने 3 बार कुछ रॉन्ग पिन एंटर किया तो मैं पासबुक अपना बेसिक स्टेटमेंट ये देख सकता हूँ लेकिन कोई मनी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, सो दैट इज द कंडीशनल इवेंट्स। क्लियर है? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वो हो गया। देन टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस क्या बोला है, टेक्निकल ऑब्जर्वेशन इज प्री अरेंज गैदरिंग ऑफ स्पेशल टेक्निकल सपोर्ट, टेक सपोर्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि इन दिस यूनिट वी आर मेनली फोकस ऑन कस्टमर सर्विस ओनली, तो वही आ रहा है टेक्निकल ऑब्जर्वेशंस, टेक्निकल सपोर्ट कितना स्मूथली प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। और ये ऐसा नहीं होगा कि जब अभी अगर कोई यूजर्स अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो तभी हम लोग उनको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, वो रिक्वेस्ट करेंगे तभी। देयर हैज टू बी एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम आवर बैक एंड टीम एज वेल, कि अगर कोई लॉगिन करने आया तो कितने लोग थे जिनको लॉगिन प्रॉपर नहीं हुआ, या कितने लोग थे जिनको और कोई प्रॉब्लम फेस हुआ, एंड देन इंडिविजुअली उनको हम लोग कांटेक्ट करके बताएंगे कि ओके यू हैव फेस सच प्रॉब्लम सो यू कैन फॉलो सच स्टेप्स। ठीक है, ये टेक्निकल ऑब्जर्वेशन होता है जहाँ पे फ्रंट एंड पे कितने लोगों को कौन से टाइप के एरर आए ये हम लोग सब मेंटेन करेंगे, लॉग्स बनाएंगे, एंड देन वो सिमिलर कैटेगरी के जो भी यूजर्स हैं उनको हम लोग एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। सो एज यू कैन सी टेक्निकल ऑब्जर्वेशन पर्पस इज टू मॉनिटर द इवेंट इन रियल टाइम विद द स्पेसिफिक एम ऑफ आइडेंटिफाइंग कहाँ पे इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नाउ टेक्निकल ऑब्जर्वेशन क्या बोला है, फॉर डिलीवरिंग प्रोएक्टिव बिजनेस एंड यूजर बेनिफिट रियल टाइम एनवायरनमेंट में, ब्रिंगिंग टुगेदर द स्पेशलिस्ट टेक्निकल स्टाफ टू ऑब्जर्व समथिंग। सो ये हम लोग के बेसिक पॉइंट्स है, सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसके लिए मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। कैपेसिटी मैनेजमेंट ऑफ कोर्स हम लोग को पता ही है, कैपेसिटी मैनेजमेंट मतलब हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर सकते हैं और कितना जरूरत है। तो बिजनेस कैपेसिटी, सर्विस कैपेसिटी एंड कंपोनेंट। बिजनेस कैपेसिटी मतलब बिजनेस को क्या क्या अलग अलग फीचर्स या फंक्शंस की जरूरत है अपने अलग अलग ऑपरेशंस या डिपार्टमेंट या टास्क फुलफिल करने के लिए, उसके सामने हम लोग कितने सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हाउ मेनी डिफरेंट कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड बाय अस। क्लियर है? तो बिजनेस प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, जिसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे एंड वहां पे देखेंगे कि हम लोगों का बिजनेस कौन से अलग अलग लेवल पे एक्सटेंड हो सकता है, एक्सपैंड हो सकता है, तो हम लोगों को कौन से अलग एरिया में फोकस करने की जरूरत है। तो फ्यूचर में अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इसी को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो वो टाइम पे क्या क्या पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे। देन सर्विस कैपेसिटी मैनेजमेंट में क्या बोला है, अ प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विस कैपेसिटी इज टू आइडेंटिफाई, अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ पे क्या क्या सर्विस रिसोर्सेज प्रोवाइड करने की जरूरत है ना। जहाँ पे जैसे हम लोग सर्विस लेवल अग्रीमेंट की बात करते हैं जैसे अगर हम लोग MS टीम की बात करते हैं, सो हम लोग धीरे धीरे को हम लोग को समझेगा कि ओके ऑनलाइन कॉलेजेस चल रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, और उनके मेन एडवांटेज, उनके मेन पर्पस क्या है ना, और उसके हिसाब से हम लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपडेट्स ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव कैपेसिटी component capacity management. A prime objective of component capacity management is to identify and understand कितने लोग एट अ टाइम आपके एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम सर्विस यूज करने वाले हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करने वाले हैं, तो उसके हिसाब से आपको कितने अलग अलग सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर रिसोर्सेज ऐड करने पड़ेंगे, है ना। सो ऑल हार्डवेयर कंपोनेंट एंड मेनी सॉफ्टवेयर कंपोनेंट विच इज रिक्वायर्ड, जिससे आप ये लोड बैलेंस कर सके, परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम ना आए। अब ऑनलाइन एग्जाम चल रहा है, जब कभी अगर 5,000 से ज्यादा लोग अगर ऑनलाइन एग्जाम एक साथ दे रहे हैं तो आपका परफॉर्मेंस डाउन जाता है। किसी एक को क्वेश्चन पेपर विजिबल रहता है, क्वेश्चन विजिबल रहता है, किसी दूसरे को विजिबल नहीं रहता है, तो अब उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को ब्लेम नहीं कर सकते बिकॉज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम। अब देखो इसका प्रॉब्लम क्या होगा, हाफ ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया और हाफ ऑफ स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम नहीं दे पाए, तब उनको हम लोग सेम पेपर तो नहीं दे सकते बिकॉज पेपर इज ऑलरेडी आउट। तो अब क्या होगा कि हाफ ऑफ स्टूडेंट जिनको हाफ पेपर दिखा, दूसरे हाफ जिनको बाकी का हाफ दिखा, या बीच बीच में से सिलेक्टेड कोई क्वेश्चंस दिख रहे थे उनको, तो अब सबने थोड़ा थोड़ा पेपर देख लिया। तो अभी नेक्स्ट टाइम हम लोगों का जो पेपर निकलेगा, वी सपोज टू क्रिएट अ फ्रेम और कंप्लीटली न्यू पेपर, वापस एक नया टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, ये सब मेहनत जो है वो कॉलेज का जाएगा,
और आपका ऑलरेडी एक अगर टाइम टेबल बन चुका है, तो अब नया एग्जाम जो आएगा वो एट दी एंड होगा, मतलब आपका पूरा टाइम टेबल, आपका पूरा जो शेड्यूल है वो बिगड़ गया। वाई? बिकॉज सॉफ्टवेयर में फेलियर आ गया, राइट। सो यहाँ पे वही दिया आपको, देखो। सो मार्केटिंग, सेल्स एंड फाइनेंस है। तो बिजनेस कैपेसिटी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इन मार्केटिंग वी हैव सम बिजनेस प्रोसेस, जहां से हम लोग हाईलाइट करेंगे कि ओके दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज वी प्रोवाइड, जो जिससे आपका काम ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन कॉलेजेस का काम कैसा स्मूथ होगा, है ना। उसके हिसाब से हम लोग बिजनेस प्रोसेस, और उसके लिए आपको अभी कौन से टाइप के प्लान्स हम लोग के खरीदने की जरूरत पड़ेगी, और उसके हिसाब से हम लोग क्या लेवल का सर्विस आपको प्रोवाइड करेंगे। एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन सर्विस लेवल अग्रीमेंट। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोग को क्या बोला है, वी हैव एम्प्लॉयज, मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, देन नंबर ऑफ ईमेल्स पर डे कितने रिक्वायर्ड रहेंगे, सेल्स में कितने रिक्वायर्ड रहेंगे, फाइनेंस में अटैचमेंट आप कितना भेज सकते हैं। दिस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि हम लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, कितने ईमेल आईडी रखेंगे, और हर एक ईमेल आईडी कितने अलग अलग टाइप के आपके मिनिमम अटैचमेंट्स ऐड करके भेज रहा है, कितने फ्रिक्वेंटली हम लोग भेजते हैं। सो अगर मार्केटिंग है वो रेयरली भेज रहा है, सेल्स वाला बार बार ऐसे ईमेल्स जो है वो आगे पास ऑन करेगा किसी ना किसी को, है ना। रिमोट एक्सेस की मार्केटिंग में जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ फाइनेंस और सेल्स में रिमोट एक्सेस की जरूरत है। हैंडल डिवाइसेस का सेल्स में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मार्केटिंग और उसमें रिक्वायर्ड नहीं है। तो मतलब हम लोगों को मोबाइल एप्स सेम एप्लीकेशन के मार्केटिंग और फाइनेंस में रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन सेल्स में रिक्वायर्ड है। तो अभी अगर हम लोग मोबाइल ऐप बनाएंगे, तो देन हम लोग खाली मार्केटिंग के लिए या सेल्स के लिए थोड़ी बनाएंगे, इट्स गोइंग टू बी फॉर ऑल, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूरत है। तो अगर मार्केटिंग और सेल्स अगर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, तो कभी ना कभी फ्यूचर में इनको भी जरूरत पड़ेगा, या फाइनेंस में भी जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग डेवलप करेंगे तो वही टाइम पे वही वे में करेंगे, ठीक है। सो ये आपका बेसिक एक टेबल हो गया। एक्सपैंडेड इंसिडेंट लाइफ, अब यहाँ पे क्या बोला है, दिस शोज टेक्निक टू हेल्प द टेक्निकल एनालिसिस ऑफ इंसिडेंट अफेक्टिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द कंपोनेंट एंड आईटी सर्विसेज। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पहले भी बताया था, हम लोगों का अप टाइम क्या है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अप टाइम, अवेलेबिलिटी, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, दिस इज द अवेलेबिलिटी। और डाउन टाइम आपका क्या है, मीन टाइम। मीन टाइम क्या है आपका, टू रिकवर द सर्विसेज या टू रिस्टोर द सर्विसेज। अब हम लोगों ने क्या किया, ये देखो स्टार्टिंग में हम लोग का डाउन टाइम सपोज यहाँ पे 2 आवर्स का था, है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, डायग्नोस किया क्यों डाउन गया था, सर्विसेज को रिकवर किया, डिटेक्ट किया, जो भी प्रॉब्लम्स थे कोडिंग में उसको रिपेयर किया। सो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, टाइम बिटवीन सिस्टम इंसिडेंट, मतलब यहाँ पे हम लोगों का सर्विसेज ये टाइम पे ऑन था, अप था, ठीक है, दैट इज 7 AM। उसके बाद में 2 आवर्स मतलब 8 एंड 9 पे ये डाउन था, 10 AM पे ये वापस एक्टिव हुआ, और 11 AM पे वापस डाउन गया। सो हम लोगों ने क्या देखा, टाइम बिटवीन टू इंसिडेंट कितना हो रहा है, 3 आवर्स, दैट इज द टाइम बिटवीन टू इंसिडेंट। और वापस डाउन कितने टाइम के लिए गया, अब पहले हम लोगों ने डायग्नोस किया, रिपेयर किया, तो इस टाइम इट टुक ओनली 30 मिनट्स। और वापस आपका जो सर्विस है वो देखो ऑन हो गया। नाउ टाइम बिटवीन फेलियर क्या है ये देखेंगे हम लोग, तो ये आपका फर्स्ट फेलियर आया, अब सेकंड फेलियर कितना फ्रीक्वेंट आ रहा है ना, ये मेजर करेंगे। सो मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइम बिटवीन फेलियर, टाइम टू रिकवर, ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, एसक्यूए में भी डिस्कस किया। तो आप देखो ये जो है हम लोग का लास्ट यूनिट, ये एसक्यूए और एसपीएम ये सबका कॉम्बिनेशन है, दैट्स इट। सॉरी। वर्कलोड एंड डिमांड मैनेजमेंट, वर्कलोड का मतलब है कि देखो कितने कस्टमर्स कितने सर्विसेज यूटिलाइज करने वाले हैं, कितने कंपोनेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे, कितना ट्रैफिक जनरेट होगा, स्ट्रेस एंड ओवरलोड टेस्टिंग, और वो टाइम पे आपका रिस्पॉन्स टाइम क्या होना चाहिए, है ना। देन एनालिसिस, टर्निंग एंड ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस, कहाँ पे हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, डिजाइन में कहाँ पे चेंज होगा, थ्रेशोल्ड मैनेजमेंट, डिमांड मैनेजमेंट, बेसिक पॉइंट्स है जहाँ पे हम लोगों को अभी वापस ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आईटी सर्विस, दैट इज कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, फेलियर्स आते भी है, सो इट शुड बी कंटिन्यूअस इन आवर प्रोसेस, जहाँ पे हम लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग कंटिन्यूअस एक ऑल्टरनेटिव वे से चीजों को रनिंग रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक फेलियर आया और हम लोग के सारे सर्विसेज अटक गए। सो दिस इज द इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द सर्विस, है ना, सर्विस इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो एज यू कैन सी
कंटिन्यूटी का मतलब है इंप्रूविंग द सर्विस, बराबर है, एंड एनी चेंजेस टू द सर्विस जब कभी अगर रिक्वायर्ड है, नीड टू टेकन इनटू अकाउंट फॉर एनी चेंजेस दैट मे बी रिक्वायर्ड टू अ कंटिन्यूटी प्लान. This is why it is important all service improvement plan to go through change management. Every organization manage its risk, but not always in a way that is visible, repeatable, consistently applied to support decision making. Yeah, आएंगे. Now, task and risk management is to ensure the organization makes cost-effective use of the risk process that has series of well-defined steps. Then better decision making होगा, अलग से हम लोग समझ सकेंगे कहाँ पे रिस्क है, उसके क्या इम्पैक्ट हो सकता है, तो कौन से टाइप के रिस्क को सबसे पहले आपको टैकल करना है ना, और उसको हैंडल करना है. कोई सेफ्टी कंसर्न्स अगर रहेंगे तो कहाँ पे मेन सेफ्टी के लिए ज़्यादा कहाँ पे आपको काम करना है, सिक्योरिटी कहाँ पे ज़्यादा मेंटेन करना है, जिससे अगर कहीं फेलियर्स भी आता है या कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, स्टिल बिजनेस शुड गो ऑन. बिजनेस में बिजनेस प्रोसेस जो है उसका में आपका कहीं पे भी डिसकंटिन्यूटी नहीं आना चाहिए. हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी प्रैक्टिस आर ऑल्सो कंसर्न विद द वर्क प्लेस, इज अ सेफ एनवायरमेंट और नॉट. अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कंटिन्यूअसली यू आर वर्किंग देयर इन योर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन, उनके लिए भी आपको बहुत प्रॉपरली काम करना है. नाउ सिक्योरिटी इज द कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन असेट्स including info building, and is on business continuity is the concern with ensuring that the organization could continue to operate in event of disaster जैसे loss of service, फ्लड, फायर, डैमेज. बिकॉज हम लोगों ने क्या किया है, फ्लड एंड फायर सिचुएशन में हम लोगों ने बैकअप सर्वर कहीं और बना के रखे रहेंगे. तो अगर वर्ल्ड के कोई एक कॉर्नर में, जैसे अमेजोन जो है वो यूएस में कहीं ना कहीं सेटल्ड है, ठीक है, तो वहां पे उनके सर्वर अगर डाउन जाता है जो मोस्ट ऑफ वेबसाइट्स को होस्ट करता है, सो इट शुड नॉट बी द रीजन टू ड्रैग डाउन ऑल दोस वेबसाइट्स, मोस्ट ऑफ वेबसाइट विच इज होस्टेड ऑन अमेजोन वर्ल्ड वाइड. तो वो टाइम पे लॉस ऑफ सर्विस जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिकॉज ऑफ फ्लड, फायर और डैमेज एनीथिंग. ये एक्चुअली हुआ था. मोर देन 10,000 वेबसाइट जो है वो डाउन गए थे बिकॉज अमेजोन फॉरेस्ट फायर हुआ था और वहां पे अमेजोन का सर्वर भी जल गया था. तो ये प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है. दैट इज व्हाट वी आर डिफाइनिंग हियर. रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव इन कंटेक्स्ट ऑफ वर्किंग विद सप्लायर, असेसिंग द वल्नरेबिलिटी, मतलब कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है सप्लायर साइड्स के या उनके अरेंजमेंट में, या उन्होंने कोई चीज को प्रॉपर नहीं देखा, सो दैट माइट बी पजेस अ थ्रेट लाइक कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ब्रांड इमेज खराब हो सकता है. नाउ पीपल आर कमिंग जस्ट वॉचिंग एट द ब्रांड, है ना, सो वो रहेंगे मार्केट शेयर क्या है. रिस्क रजिस्टर में क्या बोला, आइडेंटिफाइंग द रिस्क, टारगेट करो, उसके इम्पैक्ट समझो, प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी अगर हाई है तो इस पे काम करो, प्रोबेबिलिटी लो है तो छोड़ दो. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी की अर्थक्वेक की वजह से यहाँ पे भी हम लोग के ऑपरेशन इम्पैक्ट हो सकते हैं. नाउ एज पर द जियोग्राफिक फिनोमिना, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते रहते हैं, वहां पे अर्थक्वेक आता है. सो वो मेनली जो है वो कहाँ पे है, अगर आप देखेंगे हिमालय साइड पे, तो आप देखो हिमालय और दिल्ली जो है वो पास में है काफी, तो इसके लिए आपको पता चलेगा कि वहां पे कहीं ना कहीं अर्थक्वेक आते रहते हैं. लेकिन मुंबई ऐसे कोई दो प्लेट ज्वाइन होते हैं वो ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स पे नहीं है, तो मुंबई में या महाराष्ट्र में ऐसे अर्थक्वेक आने के चांसेस बहुत रेयर है. कहीं दूर अर्थक्वेक आता है, उसके इम्पैक्ट आपको यहाँ पता चलेंगे, लेकिन यहाँ पे अर्थक्वेक नहीं आता. जैसे सीवियर अर्थक्वेक आपने नेपाल में देखे, गुजरात में देखे, बिकॉज कहीं ना कहीं एक प्लेट जो है अर्थ का वो दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड करता है, और ये स्लाइडिंग में, ये जियोग्राफी में हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, वो है ये. तो वो हम लोगों का प्रोबेबिलिटी हो गया. तो अर्थक्वेक आने के चांस यहाँ पे बहुत कम है, हाँ, लेकिन फ्लड आने के चांस तो ज्यादा है. तो पॉसिबिलिटी मिटिगेशन एक्शन क्या रहेंगे, आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स जो इसके लिए अकाउंटेबल रहेंगे या उसकी वजह से रिस्क हो सकता है. रिस्क रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पे डालो कि कौन कंट्रोल करेगा, इवेल्युएट करो उसका इम्पैक्ट एंड उसका कॉस्ट ऑफ एक्शन कितना रहेगा आपका, ये देखो. तो हम लोग देखेंगे कि अगर जब फ्लड टाइप सिचुएशन आता है तो बहुत बार इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है. तो अगर इलेक्ट्रिसिटी कट हो गया तो यहाँ पे अगर हम लोग के सर्वर है वो तो काम कर ही नहीं पाएंगे, तो हम लोग के बैकअप सर्वर कोई दूसरे ऐसे लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ पे ड्यूरिंग फ्लड भी हम लोग, या फिर हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग अपने खुद के जनरेटर चलाएंगे, लेकिन ड्यूरिंग फ्लड सिचुएशन वो चलाना वो भी रिस्क हो सकता है. तो बैकअप सर्वर एग्जैक्टली कहाँ पे रखेंगे हम लोग, ये भी यहाँ पे देखना है ना.
दोज आर द पॉइंट्स। देन नेक्स्ट जो है वो है रिस्क रजिस्टर। तो रिस्क रजिस्टर अगर आप देखेंगे सो यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, सेम है। सो हम लोग के पास कौन से टाइप के रिस्क है उसका डिस्क्रिप्शन आएगा, प्रोबेबिलिटी उसका हाई है, इम्पैक्ट उसका हाई है। तो प्रोबेबिलिटी एंड इम्पैक्ट, एक्सपोजर कितना है, तो अगर उसका एक्सपोजर ज्यादा है तो उसके ऊपर हम लोग क्या एक्शन लेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, और कौन करेगा वो यहाँ पे आएगा। सेम वे प्रोबेबिलिटी उसका हाई है, इम्पैक्ट उसका लो है, तो एक्सपोजर उसका क्या हो गया, लो हो गया। तो यहाँ पे हम लोग कब एक्शन लेंगे और कौन करेगा। देन प्रोबेबिलिटी लो है, इम्पैक्ट उसका प्रोबेबिलिटी मीडियम है, इम्पैक्ट उसका लो है, तो वो टाइम पे उसका एक्सपोजर क्या रहेगा, हु विल वर्क विद दिस प्रॉब्लम, उसका नाम आएगा और क्या एक्शन लेंगे वो स्टेप्स यहाँ पे आएंगे। प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट दोनों लो है, तो इसको तो हम लोग बाद में अगर जरूरत पड़ी तो देखेंगे कभी। हाईएस्ट वे में आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, देन ये, एंड फाइनली टाइम बचा तो ये, और ये तो हम लोग फिलहाल के लिए छोड़ ही देंगे। आई होप समझ में आया। सो ये वे में हम लोग समझते हैं कौन से रिस्क है, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है और उसको सॉल्व करना है या नहीं। सो प्रॉब्लम मैनेजमेंट वही सेम चीज आएगा, रिमूविंग द एरर, उसके रिव्यूज देखेंगे पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन। नॉलेज मैनेजमेंट में क्या रहेगा, हम लोगों ने लास्ट जो प्रॉब्लम्स आए थे, एरर्स आए थे, फेलियर्स आए थे, उससे हम लोगों ने क्या सीखा है, तो फ्यूचर में अगर सिमिलर प्रॉब्लम्स अगर या सिमिलर टाइप के प्रोजेक्ट्स पे अगर वापस ऐसे कोई प्रॉब्लम्स आए तो हम लोग उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, और सिमिलर प्रोजेक्ट अगर फ्यूचर में अगर हम लोग वापस बनाएंगे तो वो टाइम पे हम लोग क्या डेवलपमेंट स्टेप्स फॉलो करेंगे कि वैसे कोई एरर्स या फेलियर्स आए ही नहीं, है ना। उसी को तो एक्सपर्टाइज बोलता है। ऑर्गेनाइजिंग फॉर आर CSI प्रोसेस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की कहाँ पे जरूरत है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द इम्प्रूवमेंट्स, कहाँ कहाँ पे जरूरत है। अब अगर वो इम्प्रूवमेंट नहीं किए तो उसका इम्पैक्ट कितना हो सकता है, अगर इम्प्रूवमेंट किए तो इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या होगा, उसके लिए कितने एफर्ट्स लगेंगे, एफर्ट्स मतलब आपका कितना टाइम इन्वेस्ट होगा उसमें, कितने डेवलपर्स, टूल्स कितने लगेंगे, कितने रिसोर्सेज रिक्वायर्ड रहेंगे, है ना, और किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, मार्केट में किसके साथ हम लोग को कॉम्पीट करना है, तो वो क्या लेवल के सर्विस या इम्प्रूवमेंट्स दे रहे हैं अपने सर्विसेज में, तो वो लेवल का स्टैंडर्ड हम लोग को भी मेंटेन करना पड़ेगा। as you can see, तो phases of life cycle looking for opportunity to improve and different roles that could be involved। so किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगे, क्या प्रोसेसेस पे वो फोकस करेंगे, कहाँ पे इम्प्रूव क्वालिटी इंप्रूवमेंट की जरूरत है ना, ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग का फोकस रहेगा। दैट्स इट। उसके बाद में ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आएंगे। देखो ये बहुत सिंपल से कुछ पॉइंट्स है, यूनिट 1 एंड 2 जैसा नहीं है जिसमें हर एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊं। इसके लिए हम लोग क्विकली सिर्फ ब्रश अप कर रहे हैं चीजों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा है, SQA में भी पढ़ा है, वही सेम कंसेप्ट आपके यहाँ पे रिपीट हो रहा है। आई होप क्लियर है सबको ये वाले पॉइंट्स जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हेलो, इज इट क्लियर गाइस? हेलो? Yes, sir, they are. यस। व्हाट अबाउट अदर्स? हेलो, अदर स्टूडेंट्स? ओके, ठीक है। सो एज यू कैन सी ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बहुत सिंपल है। हम लोग कहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में किसको हम लोग नए अपॉइंट करेंगे, पॉलिसी टर्म्स में कहाँ पे चेंजेस हो सकता है, किनको हम लोगों को न्यू ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है या न्यू स्किल्स वाले कितने लोगों को आपको हायर करना है, क्वालिटी असेसमेंट में आपको कितना नए और इम्प्रूवमेंट या इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है, वो सारे पॉइंट्स रहेंगे। सो एज यू कैन सी फंक्शन, सो फंक्शन में क्या बोला है, function is a team or a group of people and tools or other resources they use to carry out one or more process or activities. In large organization, functions are broken down and performed by several departments, teams or groups, or it may be embodied within the single organization units। बराबर है, लाइक सर्विस डेस्क हो सकता है, कस्टमर सर्विस की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखेंगे, सो वहां पे क्या होंगे, एक ही पर्सन या एक ही ग्रुप मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हो सकते हैं। लाइक अगर आप स्टार्टअप देखेंगे तो इन स्टार्टअप यू विल फाइंड कि वन टीम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग डेवलपमेंट, डेटाबेस डेवलपमेंट एंड रेस्ट अदर थिंग्स, और एक ही टीम रहेगा जो रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, डिजाइन भी करेगा और टेस्ट भी करेगा। बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहेंगे तो वहां पे अलग अलग टीम्स रहेंगे फॉर डिफरेंट वर्क्स। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे in small organization
in small organization, one person or group can perform multiple tasks. For CSI to be successful, the role and responsibility required to undertake the processes and activities should be defined clearly by the organization. So अगर आप देखेंगे, if you actually want to learn something in IT, तो अगर आप स्टार्टअप ज्वाइन करते हैं ना, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं. भले आपको पेमेंट कम मिलेगा, लेकिन सीखना बहुत ज्यादा रहेगा. MNCs में जब हम लोग जाते हैं ना, तो वी आर अंडर वन डिपार्टमेंट, और वो डिपार्टमेंट का भी कोई एक टीम रहेगा जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क पे ही वर्क करता है. सो जब हम लोग स्टार्टिंग में न्यू ज्वाइन करते हैं ना, दैट टाइम यू विल फाइंड कि ओके ये कुछ टास्क पे हम लोग को वर्क करना है. बट थोड़े टाइम के बाद यू विल फाइंड कि ओके वी आर वर्किंग ऑन सम रिपीटेटिव टास्क ओनली. आपका जो ग्रोथ ग्राफ जो है ना, वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है. सो वो ग्रोथ ग्राफ इम्प्रूव करने का मतलब है कि यू शुड कीप ऑन वर्किंग ऑन सम और द अदर लेटेस्ट थिंग्स. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, रोल्स विल नीड टू असाइन फॉर इंडिविजुअल एंड अप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टीम, ग्रुप, उसके क्या फंक्शन रहेंगे. टेक्निकल एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट, टेक्निकल रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज किसके क्या रहेंगे, है ना, वो हम लोग को देखना पड़ेगा. सो देन उसके बाद में इफ यू नोटिस रूल्स, सो किसके क्या रूल्स रहेंगे. एज दिस डायग्राम सजेस्ट, हम लोग के पास आईटी डायरेक्टर है जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पे कौन काम करेगा, डेवलपमेंट पे कौन काम करेगा. तो डेवलपमेंट में डिजाइन एंड डेवलपमेंट आएगा, और टेस्टिंग किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ये आएगा. सर्विस डिलीवरी में सर्विस डेस्क पे और प्रोसेस मैनेजमेंट में कौन काम करेगा. सपोर्ट पे एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे कौन काम करेगा, बराबर है. नेटवर्क एडमिन पे कौन काम करेगा. और एप्लीकेशन सपोर्ट मतलब आफ्टर सेल्स सर्विस, अगर कहीं पे हम लोग को कोई चेंजेस की अगर जरूरत है तो वो टाइम पे कौन रहेगा, है ना. सो बहुत सिंपल वे में हर किसी के रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं. सेम वे अब उसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो वापस बहुत सारे लोकेशंस में अलग अलग जॉब्स रहते हैं. और ये जो जॉब्स है ना, ये जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट पे MNC लेवल पे जाते हैं, तो इतने अलग अलग आपके जॉब्स या सर्विसेज आते हैं. पर्सनल असिस्टेंट कौन देगा. देन नेक्स्ट वी हैव इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, सिस्टम डेवलपमेंट है तो प्रोजेक्ट ऑफिस रहेगा, डेवलपमेंट रहेगा, टेस्टिंग, और कहीं पे अगर चेंजेस की जरूरत है तो क्या चेंजेस होंगे, कौन करेगा, कितना करने की जरूरत है, इवेल्युएशन होगा. सर्विस डिलीवरी, सर्विस डेस्क रहेगा हम लोगों का, जैसे कस्टमर सपोर्ट है. कोई अगर इंसिडेंट आया तो वो कौन से टाइप का इंसिडेंट है ना, उसको कैसे टैकल करना है. कोई चेंजेस की जरूरत है तो उसके लिए अलग से हम लोग के पास टीम रहेगा. इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है तो कहाँ पे इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, वो हम लोग ध्यान रखेंगे. देन बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर, मतलब कस्टमर को हम लोग पे कंटिन्यूअस भरोसा होना चाहिए, हम लोग को छोड़ के वो कोई दूसरे कंपनी के पास ना जाए, इसके लिए वी हैव बिजनेस रिलेशनशिप मैनेजर. सेम वे वी हैव सप्लायर, मतलब कौन से सप्लायर आपके बेस्ट है, जो आपको ऑन टाइम मिनिमम विद इन योर बजट चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं इन वेरी क्वालिटेटिव मैनर. देन सर्विस आर्किटेक्चर में अगर आप देखेंगे, आपका जो एंटरप्राइज है उसका आर्किटेक्चर क्या है, फाइनेंशियली आप कितना आर्किटेक्चर अफोर्ड कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आपका एक्चुअल डिमांड क्या है, ये दोनों को कंपेयर करेंगे. तो आपका फाइनेंशियल एनालिसिस क्या बोल रहा है, और आपका डिमांड जो है वो क्या है, और उसके हिसाब से आपका कैपेसिटी लेवल क्या है, ये अगर मैच कर रहे हैं देन वी कैन वर्क विद दिस, है ना. उसके साथ में अगर आप देखेंगे, वी हैव अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट. अवेलेबिलिटी मैनेजमेंट का मतलब है कि जो रिसोर्सेज हम लोगों को रिक्वायर्ड है विद इन आवर फाइनेंस, वो अवेलेबल भी है क्या. एंड सेम वे ये सर्विस आपको कितने टाइम के लिए कंटिन्यू रखना है. अगर लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखना है तो आपको बहुत प्रॉपरली बजट हैंडल और मैनेज करना आना चाहिए, और कब तक आपको कंटिन्यू रखना है, और उसके साथ में कितने इंप्रूवमेंट्स रखेंगे, ये पूरा कैलकुलेशन करने आना चाहिए. ठीक है, जैसे अगर फेसबुक है, सो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वो कब खत्म होगा कब बंद होगा हम किसी को नहीं पता है, उसको भी नहीं पता है. सो दे कीप ऑन वर्किंग फॉर अ लाइफ लॉन्ग पर्पस, जहाँ पे वो खुद को टेक्नोलॉजिकली एडवांस करते जा रहे हैं. सो एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम दे शुड हैव अ बजट फॉर दिस इंप्रूवमेंट. एप्लीकेशन मैनेजमेंट, एंटरप्राइज लेवल सपोर्ट एंड ITSM जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे आएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम एडमिन, डेटाबेस और नेटवर्क एडमिन रहेगा. सिस्टम एडमिन इंडिविजुअल आपके जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो, डेटाबेस हैंडलिंग, और ये नेटवर्क कैपेबिलिटी आपका क्या होना चाहिए, ये आपका इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों पे कैसा चलेगा, और अगर मैं VPN अगर सेटअप कर रहा हूँ तो उस पे कैसे वर्कआउट होगा, ये सब बताएगा. VPN इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी पर्पस. तो आपके मोस्ट ऑफ जो MNCs है वो VPN का हेल्प लेते हैं फॉर वर्क फ्रॉम होम आर्किटेक्चर. ऑपरेशन मैनेजमेंट, डेटा सेंटर्स रहेंगे, नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर्स रहेंगे एंड सिक्योरिटी सेंटर्स रहेंगे. सो दे बेसिकली कीप ऑन मॉनिटरिंग एवरीथिंग, कि कहाँ पे कोई इंसिडेंट हम लोगों ने रजिस्टर किया तो उस पर कैसे
स्टेप्स लेने हैं, वो सब ये काम करेंगे, ठीक है। सो एज यू कैन सी दिस थिंग गोज ऑन लाइक दिस। जेनरिक सर्विस ओनर कौन रहेंगे, उनके रोल क्या रहेंगे? सो एज यू कैन सी जेनरिक सर्विस ओनर टू एंश्योर द सर्विस is managed with the business focus and definition of the single point accountability. बेसिक पॉइंट्स है। सर्विस लेवल अग्रीमेंट, बहुत सिंपल से पॉइंट्स है। आई डोंट थिंक ये सारे इतने आपको एक्सप्लेन मैं करूँ उसका ज़रूरत है। सो आई होप यू कैन इजीली रीड आउट दिस पॉइंट, बिकॉज वापस वही सेम पॉइंट्स आ रहे हैं। चेंज एडवाइजरी बोर्ड कहाँ पे करेंगे, कौन से कंपोनेंट, क्या कहाँ पे आपको सर्विस पॉइंट पे एस्केलेशन की ज़रूरत है, कहाँ पे हम लोग ज़्यादा सर्विस पे फोकस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि 2 यूनिट हम लोग जो इतना डिटेल डिस्कस कर रहे हैं उसका मेन बेनिफिट ही है कि आगे के यूनिट्स आपके सिंपल हो जाए। तो अगर आपने स्टार्टिंग के 2 यूनिट्स अगर प्रॉपर पढ़े तो आप देखो सर्विस लेवल अग्रीमेंट, ऑपरेशनल लेवल अग्रीमेंट, ये सारे हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किए। प्रॉब्लम मैनेजमेंट क्या होगा, वी ऑल नो कि किसका क्या रूल है, वो हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना। रिलीज डिप्लॉयमेंट क्या होगा वो हम लोगों को पता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे रिलीज एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजमेंट की स्टेक होल्डर्स कौन रहेंगे, क्या न्यू रिलीज आपको करना है, सर्विस प्रोडक्शन क्या रहेगा, है ना, प्रमोशन क्या करेंगे। जेनरिक प्रोसेस ओनर रूल्स में हम लोगों ने क्या बोला, अ रोल responsible for ensuring that a process is fit for the purpose. The process owner responsibility include sponsorship, design, and continual improvement of the process and its metrics. So in large organization, there might be a separate process owner and a process manager role, where the process manager is responsible like sponsoring, design, changes की कहाँ पे ज़रूरत है, कितना changes की ज़रूरत है, असेस करेगा उसको। देन कहीं पे अगर डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है तो वो अगेन हम लोग एक अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट बनाएंगे, अपडेट करेंगे, या वो डॉक्यूमेंट उनको प्रोवाइड करेंगे फॉर देयर करंट और ऑनगोइंग एक्टिविटी। एक जैसे जैसे हम लोग आपका ऑर्गेनाइजेशन का लेवल जैसे बढ़ेगा, मार्केट में आपका रेपुटेशन जैसे बढ़ेगा, वैसे हम लोग और स्ट्रॉन्ग एंड बेटर स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी या रूल्स बनाएंगे अपने कंपनी के, मार्केट में अपना खुद का रेपुटेशन डोमिनेंस बनाए रखने के लिए। जैसे आज के टाइम पे अमेजोन का आपको बहुत सारे ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज मिलेंगे या ई कॉमर्स साइट्स मिलेंगे, लेकिन जब वो अमेजोन या फ्लिपकार्ट लेवल पे आते हैं तो वो खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं, उनके स्टैंडर्ड रूल्स रेगुलेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर बन जाते हैं कंपेयर टू द प्रीवियस वन, वही देखना रहता है। सो पीरियोडिकली ऑडिटिंग होते रहेंगे, जहाँ पे हम लोग कौन से कंट्री में हम लोग वो सर्विस फॉलो कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो कंट्री के पॉलिसी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम लोग प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, इसके ऊपर हम लोग का फोकस रहेगा। सो अगर आप देखेंगे वही सेम पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। रिव्यूइंग द अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे एनहांसमेंट की जरूरत है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कहाँ पे चेंजेस की जरूरत है आपको, और जो चेंजेस हम लोगों को लगते हैं उसको हम लोग अगेन वहां पे अप्लाई करेंगे, है ना, वही सेम पॉइंट्स आएंगे। देन नेक्स्ट इज CSI मैनेजर, इम्प्रूवमेंट मैनेजर कौन रहेगा। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग का जो मैनेजर है उसके रूल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेंगे, डेवलपिंग द इम्प्रूवमेंट डोमेन, कहाँ कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, communicating the vision of improvement across the organization with all the departments, with all the stakeholders, कौन से सर्विस लेवल मैनेजर्स के रोल्स डिफाइन करने पड़ेंगे, कौन से इंप्रूवमेंट्स को आपको प्रायोरिटाइज करना है, कौन से सर्विस पे हम लोग इंप्रूवमेंट प्लान्स अप्लाई करेंगे, कहाँ पे हम लोग अभी इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे। सो जो बहुत क्रिटिकल फैक्टर्स रहेंगे वहां पे हम लोग इंप्रूवमेंट अप्लाई करेंगे, जो लेस क्रिटिकल है वहां पे अभी हम लोग इंप्रूवमेंट अप्लाई नहीं करेंगे। जैसे आप देखो कि जैसे ही अगर मुझे पता चला कि अगर टिकटॉक बैंड हुआ है, सो दैट वाज द एग्जैक्ट पॉइंट, मतलब ऑफिशियल बैन के पहले अगर मुझे अंदर से भी अगर पता चला है कि दे आर अबाउट टू बैन टिकटॉक, सो जैसे ही अगर मुझे पता चलेगा ना, मैं क्या करूंगा, अलग से ये फैक्टर्स पे या ये सर्विस पे काम करना चालू करूंगा। सो एज वी नो कि जैसे ही एक मार्केट में कोई एक सोर्स अगर बंद होता है, सिमिलर सोर्स जो है वो लोग ढूंढना चालू करेंगे। सो दैट वाज द पॉइंट, आई विल हिट द मार्केट और मुझे बहुत ज्यादा एक गेन मिल जाएगा। आप देखो कि जब टिकटॉक या पबजी जैसा गेम बंद हुआ, मार्केट में बहुत सारे ऐसे छोटे एप्स जो है वो खुद को एडवर्टाइज कर रहे थे और बहुत सारे लोगों को मार्केट कैप्चर मिल भी गया बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ एनी वन सर्विस या बैन ऑफ एनी वन सर्विस। तो ये आपके एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटीज रहते हैं
जो इमीडिएट अपॉर्चुनिटीज आते हैं, एक आपके प्लान वन रहता है जहां पे मुझे एग्जैक्टली इंप्रूवमेंट कहाँ पे करना है वो पता है, और एक जो है ना वो बहुत फास्ट ट्रैक होता है जहां पे मुझे सडनली पता चला कि ये कुछ चेंजेस होने वाले हैं और मैंने इमीडिएट वो इंप्रूवमेंट प्लान्स बना के अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये दो टाइप के रहते हैं। देन 7 स्टेप इंप्रूवमेंट रूल्स क्या रहेंगे? सो यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव दोज इंप्रूवमेंट स्टेप्स एट दिस पॉइंट। सो यहाँ से हम लोग जो है CSR मैनेजर रूल्स जो है 7 स्टेप इंप्रूवमेंट जो है यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो वी नीड ओनली वन लेक्चर नाउ टू कंप्लीट आवर सिलेबस। 7 स्टेप इंप्रूवमेंट रूल्स से हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 69। ओके, सो अब तक जो भी मैंने कुछ बताया आई होप यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है। एनीवन, एनी डाउट्स? लेट मी नो। एनीवन, एनी डाउट्स? ओके, सो आई विल स्टॉप टुडेज लेक्चर हियर। अटेंडेंस लेता हूँ मैं।